ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, तर्क भाषा कक्षा संख्या 7 को पढ़ेंगे। 6 कक्षाएं मैंने आपको अभी तक पढ़ा दी हैं। प्ले लिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है तर्क भाषा नाम का, तो उस पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को आसानी से अपने समय की अनुकूलता से पढ़ सकते हैं। और ये निःशुल्क अभियान है मित्रों, और आप सभी के सहयोग से ये संचालित होता है। ध्यान देंगे, हम किसी से कोई शुल्क नहीं मांगते हैं, फीस नहीं मांगते हैं, परंतु ये जो पूरी व्यवस्था चलती है, सब कुछ जो इसका अरेंजमेंट होता है, उसमें प्रति माह धन व्यय होता है। बोर्ड है, कमरा है, बिजली है, कैमरा, कंप्यूटर और इसमें लोग लगे हुए हैं, सब पर पैसा खर्च होता है। वो पैसा आप सभी लोग हमें आर्थिक दान रूप में संस्कृत माता के प्रचार प्रसार के लिए प्रदान करते हैं। मित्रों, वर्तमान में अभी हमें एक इस अरेंजमेंट में कुछ वस्तुओं की आवश्यकता आ पड़ी है अचानक, जिसमें एक कंप्यूटर लेना है और एक लेना है कैमरा। ये जो कैमरा और ये कंप्यूटर अभी ठीक कार्य नहीं कर रहे हैं, बीच बीच में ये रुक जाते हैं, खराब हो जाते हैं, डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो इसलिए एक अल्टरनेट व्यवस्था जिससे ये काम हमारा रुके नहीं, कक्षाएं लगातार चलती रहें। कैमरा भी अभी ठीक कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अभी हमें एक कैमरे की आवश्यकता है और एक है कंप्यूटर की। कैमरा और कंप्यूटर के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। हमारे अनेक पाठक प्रति माह सहयोग करते हैं, उनके उस सहयोग से ये व्यवस्था चलती रहती है। और अभी यह अचानक एक हमें आवश्यकता है। इस आवश्यकता के लिए हम आपसे सहयोग कई बार मांग रहे हैं, परंतु सहयोग आ नहीं रहा, ना के बराबर सहयोग आ रहा है। हमें एक कैमरा अच्छी क्वालिटी का खरीदना है, तो अच्छी क्वालिटी का कैमरा लगभग 1.25-2 लाख रुपए का आता है, ठीक है। और एक अच्छा कंप्यूटर अधिक फीचर्स वाला जो असेंबल कराना पड़ता है, वो भी लगभग 80 से 90,000 का आता है। तो इतना पैसा अभी हमें आप सभी से चाहिए, जिससे हमारी ये व्यवस्था शीघ्र बन जाए और हमारी कक्षाएं रुके नहीं। इसके लिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप जो भी पाठक हैं, स्वयं अथवा अपने परिचित सगे संबंधी जो आपके रिलेटिव्स हैं अथवा मित्रगण हैं, जो संस्कृत भाषा के इस कार्य में सहयोग प्रदान कर सकें, उनको निवेदन करके आप ये सहयोग करा दीजिएगा, ठीक है।
सहयोग करने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। यहाँ पर हम आपको सारी डिटेल दे देंगे कैसे आप सहयोग करेंगे, ठीक है। कि 8319694799 किसी पर भी कर लीजिएगा और बता दीजिएगा कि हाँ, हमें देववाणी संस्कृतम के लिए जो उपकरण आवश्यक हैं उसको क्रय करने के लिए सहयोग प्रदान करना चाहते हैं। तो आपसे ये आशा रखते हैं कि जल्दी से जल्दी सहयोग आप सभी की तरफ से आ जाए। यदि आप विदेश में रहते हैं तो भी सहयोग कीजिएगा, ठीक है। विदेश में रह करके भी हमारे अनेक पाठक लाभ ले रहे हैं, ठीक है। तो आप अवश्य हमसे संपर्क कीजिएगा अपना सहयोग प्रदान करने के लिए कंप्यूटर और एक कैमरे के लिए। ये बहुत अति आवश्यक अभी ये उपकरण हमें चाहिए, ठीक है। चलिएगा, तो गत कक्षा में मैंने आपको 2 कारण पढ़ाए थे, असमवायी कारण और निमित्त कारण। सरल थे, कठिन नहीं थे, बाकी तो आराम से हो गया था, ठीक है। यहाँ तक हो गया था ये, ठीक है। तेन व्यवस्थितम एतल लक्षणम, ये लक्षणम था प्रमाकरणम प्रमाणम, ठीक है। प्रमा का करण ही प्रमाण होता है। एक तो तर्क भाषाकार श्री केशव मिश्र जी ने बता दिया, ठीक है, जो न्याय सिद्धांत है। अब इसमें पूर्व पक्षी के प्रश्न को मन में ध्यान में रख करके अपनी तरफ से शंका उठा करके ही उत्तर देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं कि आपने जो प्रमा का लक्षण बताया था, प्रमा क्या बताई थी? यथार्थानुभव ये बताया था, ठीक है। यथार्थानुभव प्रमा बताया था। अब कहते हैं और प्रमा का जो करण होता है वो प्रमाण होता है, अर्थात प्रमाण के द्वारा प्रमा का ज्ञान होता है। प्रमा माने ज्ञान होता है किसी विषय का, वस्तु आदि का। परंतु यहां पर कहते हैं कि भाई कोई व्यक्ति ऐसा कहने लगे कि जो मीमांसक लोग हैं, मान मीमांसा दर्शन को मीमांसा दर्शन का जो सिद्धांत है उसको मानने वाले लोग हैं, और बौद्ध मत के दार्शनिक व्यक्ति हैं। बौद्ध मत में भी दर्शन लिखे गए हैं। तो बौद्ध मत के दार्शनिक लोग, मीमांसा दर्शन के दार्शनिक लोग और जैन दर्शन के दार्शनिक लोग, इसी प्रकार से और भी कुछ मत हैं, वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि यथार्थानुभव प्रमा होती है। वो इसके लिए कुछ अपना विशेष कुछ बताते हैं। अर्थात जो हमने प्रमा आपको बताई पहले, वो प्रमा का लक्षण वो नहीं करते, वो अन्य करते। तो उस पर आक्षेप करते हैं कि वो जो प्रमा का लक्षण करते हैं वो गलत करते हैं। वो क्या है? दोष युक्त लक्षण है उनका। क्या? दोष युक्त लक्षण है, अर्थात उसके अंदर अव्याप्ति दोष है। मैं अभी पहले ही बता रहा हूं आपको, वो उन्होंने जो लक्षण बनाया है, अभी बताएंगे क्या लक्षण है प्रमा का, तो वो है अव्याप्ति दोष, ठीक है। ये हो गया। अब पहले ही बता देता हूं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये जो आज पढ़ाना है मुझे। ये शब्द हम देख रहे हैं यहाँ पर, बोर्ड पर आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, तब समझ में आएगा। इनको आप नोट कर लीजिएगा। यदि आप अपनी पुस्तक पर पढ़ रहे हैं तो पुस्तक पर नोट कर लीजिएगा, और पुस्तक पर नहीं पढ़ रहे हैं तो आप नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। एक प्रमा शब्द आया है,
ठीक है, और एक आया है प्रमाण, अभी आया था, ये दो शब्द आए, ठीक है। प्रमाण क्या है? प्रमा का साधन है, ये तो स्पष्ट है कि वो परेशानी नहीं है। अब क्या है, दर्शनों में क्या होता है, ये प्रमाण शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की जाती है। ध्यान दें, प्रमाण शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की जाती है, और भी कई प्रकार से की जा सकती है, परंतु व्याकरण के अनुसार प्रमाण शब्द की व्युत्पत्ति दो अर्थ में होती है। एक अर्थ होता है, प्रमाण का अर्थ हो गया प्रकृष्ट ज्ञान, ठीक है। प्रकृष्ट ज्ञान माने यथार्थानुभव, अर्थात एक प्रमाण शब्द प्रमा का पर्यायवाची है। अभी बताएं कैसे है, ध्यान रखिए। एक प्रमाण शब्द क्या है, ये प्रमा और प्रमाण दोनों क्या है, पर्यायवाची है। इन दोनों का अर्थ है प्रकृष्ट ज्ञान माने विशेष ज्ञान माने यथार्थानुभव, ठीक है। और एक प्रमाण का अर्थ है कारण, ठीक है। दोनों का स्वरूप एक जैसा है, आकृति दोनों की एक जैसी है। अब आप के मन में ये प्रश्न आएगा कि भाई हम कैसे समझेंगे कि कहां पर कर्ण के अर्थ वाला है, कहां पर प्रमा के अर्थ वाला प्रमाण है। तो इसका कोई भी एक सीधा उत्तर नहीं है, इसका उत्तर यही है, प्रसंग के अनुसार हम समझ लेंगे कि कहां पर प्रमाण शब्द प्रमा के अर्थ में प्रयोग हो रहा है और कहां पर प्रमाण शब्द कर्ण के अर्थ में प्रयोग हो। अभी तक जो हमने देखा था, पढ़ा था, उसमें जो कर्ण वो प्रमाण शब्द था, वो किसके अर्थ में प्रयोग हो रहा था? कर्ण अर्थात कारण, ठीक है, एक ही बात है। प्रमाण कर्ण, कारण माने जो सबसे साधकतम जो कारण होता है वो कर्ण कहलाता है, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए कैसे, अब मैं बता देता हूं आपको। इन दोनों के अंदर क्या होता है, यहां पर लुट प्रत्यय आया इसमें, क्या ये प्रमाण शब्द कैसे बनता है? लुट प्रत्यय से बनता है। ध्यान दें कैसे, लुट प्रत्यय, लुट प्रत्यय से प्रमाण बनता है। ये लुट प्रत्यय भाव में होता है। थोड़ा तो व्याकरण तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूं हिंदी के शब्द से। अर्थात भाव का अर्थ होता है लिट प्रत्यय जिस धातु से लगाते हैं तो वो धातु का जो अर्थ है उसी को बताता है, या उपसर्ग पूर्वक जो धातु का अर्थ होता है उसको बताता है, कोई विशेष अलग से अर्थ नहीं लाता। इस अर्थ को कहते हैं भाव। यहां पर क्या प्रमाण, मां धातु प्रपूर्वक मां धातु का जो अर्थ है उसी अर्थ को कहने के लिए लुट प्रत्यय आया है। और ऐसी प्रमा में भी क्या आता है? अंग प्रत्यय आता है, वो भाव अर्थ में ही आता है। तो ये प्रमा बनता है, ये प्रमाण बनता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अभी इसी पर हम पहले मैं आपको पूरा समझा देता हूं, तो फिर अभी पढ़ाऊंगा तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर प्रपूर्वक मां धातु से, वही धातु मां धातु से यहां पर भी लुट प्रत्यय होता है, परंतु ये किसमें होता है? ये होता है कर्ण में। ये जो लिट है ये प्रत्यय होता है कर्ण में माने साधन में। इस प्रमाण का अर्थ हो गया प्रमा का जो कर्ण माने साधन, और इस प्रमाण का अर्थ हो गया प्रमा, ठीक है। इसका अब आपके मस्तिष्क में ये आ गया कि प्रमाण कहने से हमेशा आपको यही नहीं समझना है कि भाई कर्ण कोई कहा जा रहा है,
साधन को ही कहा जा रहा है, नहीं। प्रमाण शब्द से कहीं पर क्या है, प्रमा का प्रयोग ना करके प्रमाण शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ये हो गया। इसी प्रकार से एक प्रत्यक्ष शब्द है, उसको भी समझ लीजिए, उसकी अभी यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, पर आगे चल के आवश्यकता आएगी। ये प्रत्यक्ष शब्द है, एक प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण कहेंगे, ठीक है। प्रत्यक्ष के भी तीन अर्थ होते हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है, एक तो प्रत्यक्ष जो ज्ञान प्रमा, प्रत्यक्ष प्रमा कह सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमा के लिए प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है, और प्रत्यक्ष प्रमाण माने प्रत्यक्ष करण, माने प्रमा का प्रत्यक्ष करण के अर्थ में भी प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग होता है। और जिसका प्रत्यक्ष किया जा रहा है, प्रत्यक्ष माने जिसका सीधा इंद्रिय के साथ में संपर्क किया जा रहा है, उस विषय को भी, उस पदार्थ को भी प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष शब्द के तीन अर्थ होते हैं, मैंने बता दिए। प्रत्यक्ष माने इंद्रिय का, किसी भी इंद्रिय का किसी अपने विषय के साथ में जब संपर्क होता है तब वो प्रत्यक्ष माना जाता है। तो उस इंद्रिय से उस वस्तु का, जिस कोई पदार्थ है उसका जो ज्ञान होता है वो तो हो गया, पर वो भी प्रत्यक्ष हो गया, और वो इंद्रिय भी प्रत्यक्ष हो गई, साधन हो गई, ठीक है। और जिसका ज्ञान हो रहा है वो भी प्रत्यक्ष हो गया। तो प्रत्यक्ष शब्द का तीन जगह पर प्रयोग होता है, ये हम और अच्छी प्रकार से आगे समझ लेंगे। आपके मस्तिष्क में मैंने संस्कार डाल दिया, ये समझाऊंगा आगे चल के, संस्कार डाल दिया मैंने, ठीक है। चलिएगा, अब चलते हैं अपने बिंदु पर, ठीक है। अब आ जाइए, अब ये कहते हैं कि केशव मिश्र जी, यत्तु अनधिगतार्थगंत्री प्रमाणम इति लक्षणम तन्ना। अब यहां पर प्रमाण का अर्थ है प्रमा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहते हैं जो यत्तु माने जो तो, जो तो, जो ऐसे कहते हैं जो लोग, माने जो इस प्रकार का माने मानते हैं, क्या, अनधिगतार्थ गंत्री प्रमाणम इति लक्षण। प्रमाण माने प्रमा का लक्षण क्या करते हैं, अनधिगतार्थ गंत्री, अनधिगत क्या है, अधिगत, ठीक है। अधिगत माने ज्ञात, अधिगत का अर्थ है ज्ञात, और अनधिगत का अर्थ क्या हो गया, अज्ञात। अर्थ माने विषय, वस्तु, पदार्थ, कुछ भी होगा, जिसका ज्ञान करते हैं वो। तो अनधिगत अर्थ, अनधिगत अर्थ का हो गया कि अज्ञात अर्थ, अज्ञात विषय, अज्ञात पदार्थ का गंत्री, गंत्री का अर्थ है यहाँ पर बोधक, आप लिख लीजिएगा यहाँ पर गंत्री, गंत्री शब्द का अर्थ है बोधक, बोधक, और वो क्या है यहाँ पर ज्ञान, माने अज्ञात विषय का बोधक, बोधक माने बताने वाला, ज्ञान कराने वाला, जो ज्ञान होता है वो ज्ञान क्या कहता है, कहलाता है प्रमाणम, माने प्रमा। यहाँ पर जो जैन लोग हैं और जो मीमांसक लोग हैं वो प्रमा को या प्रमाणम कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। प्रमा को क्या कह रहे हैं, प्रमाणम, और प्रमाणम एक, फिर इसके ये प्रमाणम की व्युत्पत्ति कैसे होगी, लुट प्रत्यय भाव में आएगा। तो कहते हैं ये लक्षण करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या करते हैं, लक्षण, ये लक्षण। और जब आप पीछे देखेंगे जो हमने आपको पढ़ाया था, ये मैं आपको बता देता हूँ, साथ साथ वो भी पीछे का भी देखते चलेंगे, जिससे भूल ना जाए। ये था उच्यते,
यथार्थानुभव प्रमा, यही तो बताया था प्रमा का लक्षण इन्होंने क्या किया, यथार्थानुभव। यथार्थानुभव में क्या होगा, यथार्थ अनुभव माने वास्तव में जो जैसा है उसका वैसा ज्ञान, चाहे वो हमें पहले से पता हो चाहे नहीं पता हो। अज्ञात और ज्ञात दोनों प्रकार के पदार्थों का, विषयों का हम यथार्थ अनुभव कर सकते हैं। परंतु जो जैन लोग हैं, बौद्ध लोग हैं, बौद्ध दार्शनिक लोग हैं या मीमांसक लोग हैं, वो इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि नहीं, जो विषय अज्ञात है उसका ज्ञान होना ही, उसका ज्ञान होना ही प्रमा है, उसका ज्ञान होना। क्योंकि प्रमा का अर्थ क्या है, प्रमा, प्रा और मां और प्र लगा हुआ है। प्र का अर्थ प्रकृष्ट ज्ञान है, प्रकृष्ट बोध। प्रकृष्ट बोध क्या होगा, प्रकृष्ट बोध तो वास्तव में वही होगा कि जो हम जिसको नहीं जानते वो हमको मालूम पड़ रहा है, और तो जो पहले से जानते हैं फिर उसी को हम जान रहे हैं दोबारा, तो वो तो सामान्य हो गया, सामान्य हो गया। भाई किसी ने, एक व्यक्ति ने कभी भी रसगुल्ला नहीं खाया, जब वो रसगुल्ला खाएगा तो वो उसको बहुत आनंद आएगा, उछल जाएगा एकदम, अरे आनंद आ गया जी, आनंद आ गया, रसगुल्ला ऐसा होता है क्या, गुलाब जामुन। और जो डेली रसगुल्ला खा रहा है, जब वो रसगुल्ला खाएगा तो ठीक है जी, मीठा है, हाँ ठीक है ठीक है, ऐसा तो कहेगा। अर्थात उसको विशेष की अनुभूति तो नहीं हुई। तो इसलिए जो दार्शनिककार हैं वो बौद्ध मत आदि के, वो क्या बोलते हैं कि नहीं, अनधिगत विषय का ज्ञान, बोध कराने वाला जो ज्ञान होता है उसको ही प्रमाणम माने प्रमा कहना चाहिए। तो कहते हैं, ऐसा लक्षण करते हैं तन्ना, ये लक्षण तो गलत है। हाँ वैसे सुनने में अच्छा लग रहा होगा आपको, हमने भी आपको समझाया प्रकृष्ट ज्ञान हो रहा है वो भी प्रमा होगा, नहीं, पर ये गलत लक्षण है, इसमें अव्याप्ति दोष है। क्या है जी, अव्याप्ति दोष, अभी समझाएंगे। कहते हैं क्योंकि तन्ना, तन्ना तत्ना माने वो लक्षण ठीक नहीं है। कहते हैं एकस्मिन्नेव घटे घटोयम घटोयम इति धारावाहिक ज्ञानानां गृहीत ग्राहिणाम अप्रामाण्य प्रसंगात। ठीक है, यहां पर भी क्या है, जो अप्रामाण्य लिखा है, तो यह प्रमाण, प्रमाणस्य भाव प्रामाण्यम न प्रामाण्यम अप्रामाण्यम, तो यहां प्रमा का ही निषेध किया, प्रमात्व का निषेध किया जा रहा, प्रमात्व का। ठीक है, तो कहते हैं भाई यदि ये वाला सिद्धांत आप मान लोगे तो क्या होगा, एकस्मिन्नेव घटे, भाई घड़ा है, ठीक है, घड़ा है, किसी ने माना घड़ा, किसी ने देखा नहीं, किसी व्यक्ति ने घड़ा देखा नहीं, उसके सामने घड़ा आया, उसने घड़े को देखना आरंभ किया, तो जो प्रथम क्षण में उसे जो घट जो है उसका जो ज्ञान होगा कि घड़ा है मिट्टी आदि का, तो वो जो ज्ञान है वो तो ठीक है, प्रमा हो जाएगा, क्योंकि प्रथम क्षण में उससे पहले उसको घड़े का ज्ञान नहीं था, और उसने जब पहली ज्ञान करेगा देख करके तो वो तो इस लक्षण के हिसाब से ठीक है, अनधिगत अर्थ हो जाएगा। माने वो व्यक्ति जानता नहीं उसको, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई एकस्मिन्नेव घटे, मानिएगा ये हमने घड़ा बना दिया आपके लिए, किसी व्यक्ति के सामने पहले आया, उसने घड़ा देखा ही नहीं, जब वो प्रथम दृष्टि से, प्रथम में इसको अपनी चक्षु इंद्रिय से इसके साथ संपर्क करेगा तो उसको ज्ञान होगा हाँ घड़ा, ठीक है। अब क्या है, लगातार वो घड़े को देख रहा है, भाई देखेगा ही, ऐसा तो नहीं कि एकदम देख करके क्षणभर तो कोई देख ही नहीं सकता।
तो कह रहे हैं कि ठीक है, आपका जो लक्षण है वो तो पहले पहले जब दिखेगा उसको घड़ा, तब तो वो अज्ञात है उसके लिए, परंतु प्रथम क्षण में उसने घड़ा देख लिया, जान लिया घड़ा है, फिर दोबारा उसको देख रहा है, फिर भी उसको क्षणांतर में क्षण क्षण पर उसको क्या लगातार वही ज्ञान हो रहा है, घड़ा घड़ा घड़ा। तो कहते हैं पहले वाला तो आपके लक्षण से ठीक है, परंतु जो दूसरे क्षण में घट का ज्ञान होगा, क्या दूसरे क्षण में या तीसरे क्षण में, चौथे क्षण में, पांचवें क्षण में जो घट का ज्ञान होगा उसको लगातार, तो वो तो पहले जो जान लिया वही तो ज्ञान होगा। उसके मस्तिष्क में ये विचार नहीं आएगा कि पहले मैं घड़ा देख रहा हूं, जो पहले क्षण वाला घड़ा था वो अलग है, दूसरे क्षण वाला अलग है, तीसरे क्षण वाला अलग है, चौथे क्षण वाला अलग है। ऐसा तो नहीं होता आपके भाई, आपके अंदर ऐसा तो नहीं होता किसी को देखते हैं है? आप तो यही तो विचार करते हैं भाई वही तो है, ठीक है। पर जो क्या है, जो वो बौद्ध दर्शन वाले, जैन दर्शन वाले, वो क्या, वो हर चीज को क्षणिक मानते हैं। उनका ज्ञान क्या है, धारा प्रवाह से चलता है। क्या है, धारा प्रवाह से चलता है, बीती तरंग के अनुसार चलता है, ठीक है। तो कहते हैं कि एकस्मिन्नेव घटे घटो अयम, माने ये घड़ा, ये घड़ा, इस प्रकार से धारा प्रवाहिक ज्ञानानाम, जो धारा प्रवाह माने निरंतर घट, ये घड़ा जो लगातार क्रम से चल रहा है आगे धारा प्रवाह से, वही ज्ञान, बीच में उसके बीच में कोई दूसरा ज्ञान नहीं आ रहा, ठीक है। लगातार घट का ही बोध हो रहा है, घट के बीच में उसको कोई पटका बोध नहीं हो रहा। जब तक बीच में पटका बोध नहीं होगा, लगातार घट का ज्ञान होगा, तो वो क्या होगा, धारा प्रवाह ज्ञान होगा। यदि भिन्न विषय का उसमें ज्ञान होने लगा, भाई घट देख रहा है और उसको उधर पट भी दिख गया, तो फिर धारा प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। लगातार घट का ही ज्ञान होना क्या है, धारा प्रवाह ज्ञान हो। तो धारा प्रवाहिक ज्ञानानाम, धारा प्रवाह से जो घट, अयम घटो अयम, ये इस प्रकार ज्ञान हो। तो कहते हैं गृहीत ग्राहिणाम, क्या गृहीत माने पहले जो प्रथम क्षण में जो गृहीत हो गया विषय, जो घड़ा पहले क्षण में जान लिया, फिर उसी का ग्राहिणाम, ये जो धारा प्रवाहिक ज्ञान होगा वो क्या होगा, गृहीत का ही ग्रहण कराने वाला होगा। भाई पहले जान लिया उसी तो घट का उसको ज्ञान हो रहा है दोबारा, हाँ पहले क्षण वाला जो ज्ञान है घट का वो तो ठीक है, अनधिगत हो गया, पर बाद में तो वो अधिगत हो गया ना, तो इसलिए अधिगत का गृहीत माने उसने जान लिया घड़े को, ये घड़ा है, फिर दोबारा उसको ज्ञान हो रहा है घड़ा घड़ा घड़ा। तो ये ज्ञान तो आपके अनुसार प्रमा बनेगा ही नहीं। आपके मत में तो बौद्ध, मीमांसक, जैन आदि जो कुछ आचार्य हैं मत संप्रदाय वाले, उनके मत में तो ये वाला वो किसी, उनका प्रमा किसको कहेंगे, वो उनके में तो वास्तव में प्रमा घटित ही नहीं होगी। वही कहा अप्रामाण्य प्रसंगात, अर्थात उनका जो घटोयम धारा प्रवाह से ज्ञान हो रहा है, वो प्रमा नहीं बनेगा, वो प्रमा का प्रसंग ही नहीं बनेगा, क्योंकि उन्होंने लक्षण तो ये बना दिया अनधिगतार्थकंति प्रमाणम, माने प्रमा, ये प्रमा ध्यान रखिए, प्रमाणम माने प्रमा। अच्छा, यदि वो ऐसा कहें अपनी तरफ से ही उत्तर पक्षी ये कह रहा है, यदि उत्तर पक्ष में केशव मिश्र जी, यदि वो ऐसा माने, कौन, बौद्ध दार्शनिक, जैन दार्शनिक, मीमांसक, यदि वो ऐसा मानते हैं, कैसा मानते हैं, न चा अन्यान्य क्षण विशिष्ट विषयी कारणात् अनधिगतार्थ गंत्रिता, ठीक है, ये कहते हैं न चा, और वो ऐसा भी नहीं कह सकते, कहने तब वो ऐसा भी नहीं कह सकते, ये हमने उनकी बात काट दी यहाँ पर, परंतु वो इस हमारी बात को काटने के लिए यदि ऐसा माने, कैसा माने कि अन्यान्य क्षण माने अन्य क्षण विशिष्ट, वही
माने प्रथम क्षण का, माने अन्य प्रथम क्षण का, द्वितीय क्षण का, तृतीय क्षण का जो है, जो घट है वो विशिष्ट विषयीकरणात्, माने वो प्रथम क्षण में उसको जो घड़े का ज्ञान हो रहा है वो द्वितीय क्षण में अलग घड़ा है। वो वास्तव में ऐसा ही मानते हैं, वो ऐसा ही मानते हैं कि कोई भी पदार्थ संसार में एक क्षण भर ही ठहरता है, दूसरे क्षण में तो परिवर्तित हो जाता है। और हमको जो ऐसा लगता है वो इसलिए लगता है क्योंकि उसमें धारा प्रवाह चल रहा है। पहले वाला जो क्षणिक घट है वो दूसरे क्षण में, जो क्षण में जो घटा हमें दिख रहा है, पहला वाला उसको अपना रूप देके जाएगा अपना रूप देके जाएगा। क्षणिक, उनके मत में क्या है कि प्रथम क्षण का घड़ा और द्वितीय क्षण का, तृतीय क्षण का घड़ा अलग अलग है। ऐसे ये मनुष्य शरीर है, उनके मत में क्षणिक है, प्रति क्षण ये बदल रहा है। बात उनकी भी कहीं पर कहीं तक ठीक है। देखिए ये तो हम चिंतन कर रहे हैं, यही तो है, तर्क से हम किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। तो बौद्ध दर्शनकारों ने जो अपना जो तर्क रखा है, उन्होंने क्षणिक माने बदल रहा है। तो आजकल आप देखते होंगे, इस बात को विज्ञान भी स्वीकार करता है कि 5-6 वर्ष में ये पूरा शरीर पूरी तरह से चेंज हो जाता है पूरी तरह से पूरा चेंज हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता पहले का। तो उनका भी तर्क ठीक है, परंतु यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं तर्क भाषा। तो तर्क भाषा पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें तर्क भाषा के जो सिद्धांत है वो समझने हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है, शास्त्रार्थ ग्रंथ है। ठीक है, बस ये ग्रंथों का निर्माण इसीलिए किया हुआ कि बौद्ध लोग ईश्वर की सत्ता को नकारने लगे थे, जैन लोग ईश्वर की सत्ता को नकारने लगे थे, मीमांसक भी एक कहीं पर वो भी नकार देते हैं। तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करें, तर्क देकर के स्वीकार कराने के लिए इनका वास्तव में प्रादुर्भाव हुआ है। तो इसलिए कहते हैं वो बात नहीं ठीक है। तो यदि वो ऐसा कहते हैं कि अन्य प्रति क्षण माने अन्य क्षण में विशिष्ट जो घड़ा है, विषय वाला जो कर्ण होने से, करने से अनधिगतार्थगंत्रता, कि वो तो अज्ञात ही है, कि दूसरे क्षण में घट हो रहा है वो भी अनधिगत ही है वास्तव में। तीसरे क्षण में जो घड़ा आ रहा है वो नया ही है, दूसरे क्षण वाला नहीं है, इसलिए वो अनधिगत ही है। कहते इति, ऐसा भी नहीं कह सकते, वो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि व्यवहार की दृष्टि से देखेंगे तो क्या होता है, प्रत्यक्षेण सूक्ष्म काल भेदानाकलनात्, कहते हैं प्रत्यक्ष एकदम माने प्रत्यक्षेण, प्रत्यक्ष रूप से का अर्थ है एकदम इंद्रिय का संपर्क जब विषय के साथ हो जाता है, पदार्थ वस्तु के साथ हो जाता है, तब कहते हैं सूक्ष्म काल, जो ये क्षण का काल है, इसमें इसके भेद का अनाकलनात्, माने उसके भेद की गणना नहीं की जाती, उस भेद को नहीं अनुभव किया जा सकता। भाई ये तो वास्तव में नहीं किया जा सकता ठीक है, मैं बताओ, आपको लग रहा है क्या कोई आपके सामने ये पेन रखा है, ये पेन रखा है, क्या आप समझ रहे हैं कि प्रतिक्षण ये पेन बदल रहा है? भाई मुझे भी इसको पढ़ाते पढ़ाते कम से कम 3 साल हो गई है, ये पेन वैसा का वैसा ही दिखता है। क्षण तो बहुत छोटा काल हो गया। तो कहते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से आप उस जो क्षण का आप बता रहे हैं, जो आप मानते हैं, उसमें भेद नहीं कर सकते, है ना, उसमें भेद होकर के ज्ञान नहीं होता। इसलिए आप ये भी नहीं कह सकते कि पहले वाला घड़ा तो वो भी अनधिगत है, दूसरा क्षण का घड़ा है वो भी अनधिगत है, वो ऐसा नहीं कह सकते। क्यों?
कहते हैं काल भेद ग्रहे ही क्रियादि संयोगांतानां चतुर्णाम यौगपद्याभिमानो न स्यात्। यदि काल भेद में को स्वीकार कर लिया कि प्रथम क्षण का घड़ा अलग है, द्वितीय क्षण का अलग घड़ा है, यदि आप ऐसा मान लेते हैं तो क्या होता है, क्रियादि संयोगांताना, माने क्रियादि का जो संयोग वियोग जो कुछ अभी बता रहे हैं, जो चतुर्णाम, ये चार घटनाएं घटित होती हैं, वो क्या है, यौगपद्याभिमानो न स्यात्, माने एक साथ हमको प्रतीत होता है, हमको ज्ञान होता है कि ये चारों अलग अलग समय में नहीं हो रही, एक ही समय में हो रही हैं। यदि उनमें क्षण क्षण में अलग अलग हो तो फिर वहां पर हमें जो वो होती है, अनुभूति होती है, वो कैसे होगी? अभी आगे बता रहे क्या, अभिमानो न स्यात्, माने हमें अभिमान का अर्थ है उसका बोध, माने अलग क्रियादि संयोगांतरम चतुर्णाम यौगपद्यम, माने एक साथ जो अभिमान हो रहा है वो नहीं हो, अलग अलग हो। क्या अलग अलग वो बता रहे हैं, क्या है क्रिया संयोगांत, क्या क्रियादि संयोगांत क्या है, क्रिया क्रिया तो विभागा, विभागात पूर्व संयोग नाशः ततश्च उत्तर देश संयोगा संयोगोत्पत्ति। क्या होता है मानिएगा, यदि मैं यहां खड़ा हूं, मैं यहां खड़ा हूं तो मैं खड़ा होकर के आगे चलता हूं, या मानिएगा ये उंगली है, उंगली है, उंगली मैंने आगे बढ़ाई तो इसमें चार हो गई हैं, माने क्रिया की जो प्रक्रिया हुई, चार प्रकार की क्रिया हो गई। क्या कहते हैं, क्रिया पहले तो क्रिया हुई, ध्यान दीजिएगा, क्या हुई, क्रिया, क्रिया क्या हुई, आगे मूव होना, और क्रियाता विभाग, फिर उसी क्रिया से जैसे क्रिया होती वैसे ही एकदम उसी के साथ क्या है, ये उंगली जिस देश के साथ में थी, मानिएगा यहां थी है, तो यहां से हट गई, विभाग हो गया, क्रिया से विभाग हो गया, माने किसी के साथ जुड़ी हुई थी तो वो क्रिया से विभाग हो गया। और विभागात पूर्व संयोग नाशा, और विभाग होने से क्या हुआ, पूर्व में जो जिसके साथ में जुड़ी थी उस संयोग, जो संयोग था उसका नाश हुआ संयोग का नाश हुआ। और ततश्च, फिर उसके बाद में क्या हुआ, उत्तर देश संयोग उत्पत्ति, और फिर क्या होता है, पूर्व संयोग का नाश होते ही नाश, और फिर दूसरे के साथ में संयोग हो जाना, संयोग की उत्पत्ति। ये चार प्रकार की क्रिया, ये हमें क्या होता है, हम इसमें भेद नहीं कर सकते, भेद नहीं कर, ये भेद नहीं होता हमको कि पहले क्रिया हो रही है फिर उसका विभाग हो रहा है, माने वो दूसरे से किसी से हट रही है, फिर पूर्व संयोग का नाश हो रहा है, ठीक है, फिर दूसरे के साथ हो रहा है, नहीं, बस ऐसे एकदम अंतर ही नहीं होता, माने ये बिल्कुल मामूल ऐसे चले, कुछ पता ही नहीं लगता, एक ही काल में ये हो जाते हैं चारों। यदि आप क्षणिक मानेंगे तो फिर ये बात झूठी हो जाएगी। ये जो प्रत्यक्ष है वो, अच्छा, काल भेद ग्रहे ही, माने काल भेद को स्वीकार करने पर क्रियादि संयोगांतानाम चतुर्णाम, ये चार प्रकार का बता दिया, यौगपद्याभिमानो, माने एक साथ जो ज्ञान होता है, हमको तो यही लगता है ना ये यहां से हट गई बस, पर वहां चार प्रकार से ये कार्य हो जाते हैं, चार प्रकार के घटना हो जाते हैं, तो उनका एक साथ ज्ञान नहीं हो, अलग अलग ज्ञान हो, वो होता नहीं है। तो कहते हैं ये, इसलिए आपका ये गलत सिद्धांत हो रहा है। इसलिए क्या सिद्धांत मानना चाहिए, ऐसा सिद्धांत मानना चाहिए कि आपका तो क्या अव्याप्ति दोष हो गया, माने अव्याप्ति हो गया, माने कुछ भाग में तो व्याप्त हो रहा है आपका लक्षण, माने अनधिगत भाग में तो घटित हो रहा है आपका लक्षण, व्याप्त हो रहा है, और जो
अधिगत है, दूसरे क्षण का जो घड़ा है उस तीसरे क्षण का जो घड़ा है उसमें अव्याप्त हो रहा है, आपका लक्षण नहीं लग रहा। और हमारा जो लक्षण है यथार्थानुभव प्रमा, अर्थात यथार्थ में वास्तविक ज्ञान। तो जो घड़ा है उसका पहले जैसा ज्ञान हो रहा है, शुरू के क्षण में जैसा ज्ञान हो रहा था वैसा ही बाद में वैसा ही का वैसा ही ज्ञान हो रहा है, बदल नहीं रहा, इसलिए हमारा प्रमा का लक्षण में घटित हो रहा है। ठीक है। और इनमें जो चतुर क्रियादि संयोगांतानाम चतुर्णाम जो विभाग है वो भी हमारे मत में एक साथ घटित हो रहा है, भेद करने की इसका जो ज्ञान हो रहा है वो भी हमारा प्रमा ज्ञान है। आपके मत में तो प्रमा ज्ञान माना ही नहीं जाएगा, वो माना ही नहीं जाएगा है, माना तो नहीं जाएगा। तो इसलिए आपका लक्षण गलत है, अर्थात जो इन्होंने श्री केशव मिश्र जी ने जो अपना जो मत दिखाया न्याय मत वो सही ठहरा दिया, और बौद्ध और जैनों का मत को दोष दिखा दिया। ठीक है। अभी अलग बात है, और इसमें तर्क करेंगे, तर्क कर सकते हैं, और भी तर्क हैं इसमें, न्याय सिद्धांत मुक्तावली आदि में और विस्तार से चिंतन किया गया है, पर अभी आप इतना समझ लेंगे तो भी काफी है, तो आपको एक सीढ़ी मिलेगी आगे की बातें समझने के लिए। ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में हम इतना ही करते हैं, क्योंकि ये विषय पंक्ति तो थोड़ी सी, पर ये पूरा समझ में आना चाहिए आपको। पंक्ति कितनी पढ़ाई मैंने आपको, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 6 पंक्तियों में लगभग 40 या 41 मिनट हो गई। यहाँ ध्यान रखेंगे, लिख लीजिएगा, प्रमाणम का अर्थ है प्रमा, और यहाँ अप्रामाण्य का अर्थ है अप्रमात्व। ठीक है। ये प्रमाण यहाँ पर भी और यहाँ पर भी ये प्रमा के अर्थ में प्रयोग हो रहा है, नहीं तो आप प्रमाण का अर्थ लेके चलेंगे फिर यहाँ दिक्कत आई, भी कुछ समझ में नहीं आएगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिएगा, तो ये तो इन्होंने क्लियर कर दिया। अब आगे की कक्षा में पूर्व पक्षी कहेगा, पूर्व पक्षी अपना प्रश्न उठाएगा, ननु प्रमाया करणानि बहुनी संति प्रमा त्रिप्रमेयादीनि। भाई प्रमा जो है यथार्थानुभव, उसके साधन तो बहुत सारे हैं, उसके साधन तो बहुत सारे हैं, केवल और केवल प्रमाण कोई नहीं कह सकते जो प्रमाण ही उसका साधन है, और भी माध्यमों से तो होता है। चलिएगा, तो उसको आगे की कक्षा में देखते हैं। सर्वेभ्यो नमः।